हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एग्री आई क्यू। सो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में APP 5121 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट ए एंड पार्ट बी कंप्लीट किया था। यह लेक्चर उसी कंटिन्यूएशन में है जिसमें हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का 2020 to 21 में आए हुए पेपर का पार्ट सी एंड पार्ट डी सॉल्व करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट सी से। पार्ट सी में हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन प्लांट पैथोलॉजी अलॉन्ग विथ इट्स ऑब्जेक्टिव। पहले तो अपने को एक्सप्लेन करना है कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है, फिर उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको बताना है। सो plant pathology is the field of science which deals with the study of pathogen causing disease in plants. The detailed study is concerned with occurrence, importance, symptom, cause, etiology, epidemiology, disease cycle, its management practice. Plant pathology is one among the branch of agriculture science that deals with the case, etiology, resulting losses and management of plant disease with four major objective। जो प्लांट पैथोलॉजी है ना, ये साइंस का ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोग पैथोजेंस का स्टडी करते हैं। किन पैथोजेंस का? जैसे कि हमने पहले ही देखा, पैथोजन क्या करते हैं, किसी भी प्लांट में डिसीज़ कॉज कराते हैं। तो डिसीज़ कॉजिंग पैथोजेंस का स्टडी हम लोग करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। जब हम लोग डिटेल पे देखें तो इस पे हम लोग स्टडी करते हैं कि उसका जो अकरेंस कैसा है, मतलब किस कंडीशन पे वो अकर होता है, क्या इम्पोर्टेंस है उस डिसीज़ का, सिम्टम्स कैसे आते हैं, कॉजेज़ क्या हैं, ईटियोलॉजी क्या है, मतलब ईटियोलॉजी मतलब जो उसके पैथोजन है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एपिडेमियोलॉजी मतलब किस फेवरेबल कंडीशन पे वो पैथोजन ग्रो करता है, डिसीज़ साइकिल मतलब उसकी अकरिंग साइकिल या लिविंग साइकिल क्या है, ठीक है। और साथ में उसके मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जो प्लांट पैथोलॉजी है उसके मेजरली चार ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो क्या हैं? स्टडी द डिसीजेज और डिसऑर्डर कॉज्ड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म of disease development by pathogen, study of interaction between plant and pathogen in relation to overall environment, develop suitable management strategies for managing the disease and loss caused by them। सबसे पहला कि जो डिसीज़ है या डिसऑर्डर है उसकी जो एजेंट्स हैं, बायोटिक हो चाहे अबायोटिक है, उनके बारे में स्टडी करना, जो मैकेनिज्म है उसके डेवलपमेंट का उसको स्टडी करना, प्लांट और पैथोजन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, क्या इंटरेक्शन है उनका, उसको स्टडी करना, और उन सब का एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी डेवलप करना। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ बी मुंडकर इन प्लांट पैथोलॉजी। जो साइंटिस्ट थे बी मुंडकर, उनका पैथोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब उन्होंने क्या किया है, उसको अपने को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये है, बी मुंडकर स्टार्टेड वर्क ऑन कंट्रोल ऑफ कॉटन विल्ट थ्रू वेराइटल रेजिस्टेंस। He was also responsible for the identification and classification of large number of Indian smut fungi. His most significant contribution of plant pathology will be remembered through the Indian Phytopathologist Society, which he started almost single-handedly in 1948 with its journal Indian Phytopathology. He also authored a textbook entitled Fungi and Plant Disease. इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले ये कॉटन विल्ट उस पर स्टडी स्टार्ट किए थे, ठीक है, अपना काम इसी से स्टार्ट किए थे उन्होंने। फिर जो लार्ज नंबर ऑफ फंजाई हैं, है ना, स्मर्ट फंजाई, उनका जो आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, उसके लिए भी यही जिम्मेदार है। जो प्लांट पैथोलॉजी है ना, जो एक सोसाइटी है इंडियन फाइटोपैथोलॉजिस्ट सोसाइटी, ये इन्होंने अकेले ही स्टार्ट किया था 1948 में अपने जनरल के साथ, जो था इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। फिर इन्होंने एक टेक्स्ट बुक भी लिखा जिसका नाम था फंजाई एंड प्लांट डिसीज़, ठीक है।
जो थर्ड क्वेश्चन है ये यहाँ पे मेरे से मिस टाइप हो गया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जो माइकोलॉजी एंटोन डी बेरी के बारे में आपको पूछा गया था, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, इनके बारे में लिखना था और ये हैं कौन ये लिखना था, ठीक है। तो क्या था, जो डी बेरी थे ये थे एंटोन डी बेरी को फादर भी बोला गया है प्लांट पैथोलॉजी का, है ना। और सबसे पहले तो कि ही वॉज रियली एज मच अ फिजियोलॉजिस्ट एंड प्लांट एनाटोमिस्ट। ही एग्जामिन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट्स एंड स्ट्रेटन्ड देम आउट। ही इवन स्टडीड द सब्सटेंस फ्रॉम स्क्लेरोटीनिया दैट कॉजेज डिके इन कैरोट रूट मेनी ईयर बिफोर द क्लासिक मेजरमेंट ऑफ LR। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी कि मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका मेंशन नहीं कर पाई, पर जो एंटोन डी बेरी थे, है ना, ये क्या थे, माइकोलॉजिस्ट थे सबसे पहले, है ना। और ये एक प्लांट एनाटोमिस्ट भी थे, ठीक। इन्होंने क्या किया, जो पैरासाइट है, सैप्रोफाइट है ना, इन सब के बारे में कॉन्सेप्ट प्रिपेयर किया। और जो स्क्लेरोटीनिया है, जैसे कि जो कैरेट टिश्यू होता है ना, उसमें क्या होता है, कैरेट में जो डेथ टिश्यू, एक ऐसा टिश्यू फॉर्म कर देते हैं जिनका डेथ हो जाया रहता है ना, तो उसके बारे में भी इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होस्ट स्पेसिफिक एंड नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। अपने को दो टॉक्सिन्स दिए गए हैं, एक होस्ट स्पेसिफिक, दूसरा नॉन होस्ट स्पेसिफिक। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। देखते हैं। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स are defined as pathogen effector that induce toxicity and promote disease only in the host species and only in genotype of the host expressing a specific and often dominant susceptibility gene. Toxins are often classified as host selective or non-specific. Host selective toxins are toxic only to host plant of the fungus that produce the toxin. In contrast, non-specific toxin can affect many plant regardless of whether they are host or non-host or the producing pathogen. जो होस्ट स्पेसिफिक है, ये क्या करते हैं कि ये कुछ ही पैथोजन पे कुछ ही होस्ट पे क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि जो जिस पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड स्पीसीज़ में ही वो अपना इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है, और उन्हीं में डिसीज़ कॉज करेंगे। लेकिन जो नॉन होस्ट स्पेसिफिक होता है, जिनको होस्ट सेलेक्टिव भी बोला गया है, ये क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टिव टॉक्सिन रिलीज़ करने वाले प्लांट्स पे ही इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब इनका जो होस्ट रेंज है वो बहुत शॉर्ट होता है। ये जिस जीनस पे इफ़ेक्ट करते हैं उन्हीं को ही बस इफ़ेक्ट करते हैं। सॉरी आई एम सेइंग इट रॉन्ग। जो होस्ट स्पेसिफिक है ये क्या करता है, जो जीनस पे ये इफ़ेक्ट कर रहा है उसी के रिलेटेड स्पीसीज पे करेगा। लेकिन जो होस्ट स्पेसिफिक नॉन होस्ट स्पेसिफिक है ना, जिसको होस्ट सेलेक्टिव भी बोला गया है, ये सारे जो होस्ट हैं उन सब पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, डिफाइन फाइटोएलेक्सिन्स विथ एग्जाम्पल। जो फाइटोएलेक्सिन्स है वो क्या होता है और उसका एग्जाम्पल, है ना। तो फाइटोएलेक्सिन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एज अ रिस्पॉन्स टू बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस एज मच एज दे टेक पार्ट इन एन intricate defense system which enable plant to control invading microorganisms. Gossypol from cotton, casbean from castor bean, and ricin from the plants in the Solanaceae are example of phytoalexin biosynthesized by the mevalonic acid pathway. जो फाइटोएलेक्सिन्स क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड है। इनका मॉलिकुलर वेट क्या है, बहुत लो रहता है, ठीक है। और ये प्लांट की बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस से रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल, तो कॉटन में जो गॉसिपोल होता है वो, कैस्टर बीन में कैसबीन, और जो सोलेनेसी फैमिली के क्रॉप्स हैं उनमें से रिस्टीन इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रैप क्रॉप एंड एलॉय क्रॉप। ट्रैप क्रॉप क्या होता है और एलॉय क्रॉप क्या होता है, तो देखते हैं।
सॉरी, ये एलॉय क्रॉप नहीं है, ये डिकोय क्रॉप है, ठीक है। ये एलॉय नहीं है, डिकोय क्रॉप होता है, ठीक। So these decoy are planted earlier than the main crop and serve as food for insect. After the pests have arrived, but before they had a chance to attack the real crop, the decoy are treated with pesticide or destroyed. A trap crop is a plant that attracts agriculture pests, usually insect, away from nearby crops. This form of companion planting can save the main crop from decimation by pests without the use of pesticide. A trap crop is used for attracting the insect or pest away from the field. जो डिकोई क्रॉप होते हैं, है ना, ये जो मेन क्रॉप से पहले उगाया जाता है, ठीक। और ये जो इंसेक्ट होते हैं उनके लिए फूड का काम करता है। और जैसे ही जो पेस्ट आते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो रियल क्रॉप है उस पर अफेक्ट तो कर सकते हैं, पर ये कहीं ना कहीं उसके चांस को कम कर देता है, क्योंकि पहले से उसके लिए फूड प्रेजेंट है ना। पर जब हम लोग मेन क्रॉप ग्रो करते हैं तब हम लोग उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। पर जो ट्रैप क्रॉप है ये क्या करता है, हमारे जो एग्रीकल्चरल पेस्ट हैं जैसे कि इंसेक्ट वगैरह हो गए, है ना, तो ये सबसे पहले तो ये मेन क्रॉप के साथ एक कंपेनियन क्रॉप की तरह प्रेजेंट रहते हैं। और पेस्ट को ट्रैप क्रॉप क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है और वो फील्ड से दूर हो जाते हैं। अब अगर ये डेफिनेशन आपको समझ नहीं आया होगा, आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन माई ओन वर्ड्स कि जो ट्रैप क्रॉप है, ट्रैप क्रॉप मीन्स द क्रॉप प्लांटेड टू प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट। दे अटैक द ट्रैप क्रॉप इंस्टेड ऑफ मेन और लेटर क्रॉप। Decoy crop is also known as trap crop, but in other sense, decoy crop stimulate the germination of parasitic weed like striga, and then they are controlled after that. So ये definition मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनिंग लगता है, बट यू कैन प्रिफर टू दिस ऑल्सो, ठीक है। जो ट्रैप क्रॉप है ये क्या है, इनको उगाया जाता है कि ये मेन क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि इंसेक्ट और पेस्ट क्या करते हैं, उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैरीगोल्ड को ट्रैप क्रॉप के लिए यूज़ किया जाता है ना, तो मैरीगोल्ड क्या है, ब्राइट फ्लावर्ड होते हैं, तो इंसेक्ट वगैरह उस पर अट्रैक्ट होते हैं, जिससे हमारा जो मेन क्रॉप है ये बच जाता है। लेकिन जो डिकोय क्रॉप ये एक टाइप का ट्रैप क्रॉप ही है, लेकिन जब हम लोग इसको एक डिटेल सेंस में देखते हैं तो ये डिकोय क्रॉप क्या करता है, जो पैरासिटिक वीड्स हैं जैसे कि स्ट्रिगा वगैरह हैं, इन सब का जर्मिनेशन स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनको कंट्रोल कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट वगैरह का हमारे फील्ड में कंट्रोल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन हॉट वाटर एंड सोलर हीट ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है और सोलर हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो hot water treatment 50 degrees Celsius for 30 minutes to 2 hours of planting material is efficient and can control both mealybugs, phytophthora and nematodes on pineapple plantlet. After this treatment, it is important to deep dry the planting material to avoid fungus attack and deterioration. ठीक है, यहाँ तक है आपका हॉट वाटर ट्रीटमेंट। देखते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्या है कि गर्म पानी में 50 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी है ना, उस पर 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक अपन क्या करते हैं, जो प्लांटिंग मटेरियल है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उसको डिप कर देते हैं उसमें। इससे क्या होता है, जो मिली बग्स हैं, फाइटोप्थोरा है या नेमाटोड्स हैं, है ना, इन सब का क्या होता है, कंट्रोल होता है। जैसे कि पाइनएप्पल प्लांटलेट में हम लोग क्या करते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट तक के लिए रखते हैं। इस ट्रीटमेंट के बाद बहुत ज़रूरी है कि जो प्लांटिंग मटेरियल है हम लोग उसको थोड़ा सा ड्राई करें, ताकि उसमें जो फंगस वगैरह का अटैक है वो ना हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा हॉट वाटर ट्रीटमेंट। और सोलर हीट ट्रीटमेंट क्या है, दिस मेथड इज़ पॉपुलरली नोन एज सोलर हीट और सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट, लुथराज सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट। द सीड आर सोक्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 4 hours in a forenoon or a bright summer day, followed by spreading and drying the seeds in the hot sun for 4 hours in the afternoon. इसमें क्या होता है, पहले जो हमारा सीड है उसको हम लोग ठंडे पानी में 4 घंटे तक के लिए डिप करके रख देते हैं, और ये किया जाता है दोपहर के टाइम पे जब ब्राइट सन प्रेजेंट हो।
फिर उसमें से उसको ड्राई सोक करके हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ही सन पे ड्राई कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होते हैं, जो फंगस वगैरह हैं ये सब इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इस मेथड को लुथरा सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक फंजिसाइड। जो सिस्टमिक फंजिसाइड है और नॉन सिस्टमिक फंजिसाइड है ये क्या होता है ना। तो a systemic fungicide is one which is taken up by plant and is then translocated within the plant system. It can thereby protect the plant from infectious and restrict control over the further growth of existing fungal infection. सिस्टमिक फंगिसाइड क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, प्लांट वगैरह में स्प्रे करते हैं, है ना, किसी भी फंगिसाइड को, तो ये प्लांट के अंदर ट्रांसलोकेट हो जाता है। फिर क्या करता है, उसमें मतलब कि प्लांट में कोई भी इन्फेक्शन को आने से रिस्ट्रिक्ट कर देता है और उसकी ग्रोथ को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, ये हुआ हमारा सिस्टमिक। अब हम लोग जब बात करते हैं नॉन सिस्टमिक की, तो नॉन सिस्टमिक को कॉन्टैक्ट फंजिसाइड भी बोला जाता है। रिमेन ऑन द प्लांट सरफेस, दे डू नॉट पेनिट्रेट इनटू प्लांट टिश्यू, एज अ रिजल्ट दे आर ओनली इफेक्टिव बिफोर द पैथोजन इन्फेक्ट द प्लांट्स। यहाँ पे मैंने फिगर मेंशन किया है पर मैं ऐड नहीं कर पाई, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो कॉन्टैक्ट फंजिसाइड क्या होता है, तो ये जैसे कि हमने देखा नॉन सिस्टमिक में क्या देखा कि वो प्लांट के अंदर ट्रांसलोकेट हो जाता है, पर नॉन सिस्टमिक प्लांट के सरफेस में ही रहता है। ठीक है, ये प्लांट टिश्यू को पेनिट्रेट नहीं करता है और इसके रिजल्ट से ये क्या होता है कि ये पैथोजन को उसके अंदर जाने ही नहीं देता है, पहले ही किल कर देता है। ठीक है, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, हाउ क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन प्लांट डिसीज मैनेजमेंट। जो क्रॉप रोटेशन है ये डिसीज मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है। तो हम हमेशा क्या लिखते हैं मैनेजमेंट में, वी शुड फॉलो क्रॉप रोटेशन। तो एक्चुअली वो क्रॉप रोटेशन हेल्प क्यों करता है डिसीज़ के कंट्रोल में, वो अपने को इस क्वेश्चन में पूछा गया है। Crop rotation replaces a crop that is susceptible to a serious pest with another crop that is non-susceptible. Each food crop comes with its own set of pests that attack that particular crop. By planting a different crop each time, the farmer is able to starve out those pests. क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि अगर हमने अभी पहले पिछले क्वेश्चन से ये अपने को समझ आ गया है कि एक प्लांट का पर्टिकुलर एक होस्ट होता है ना। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई ऐसा डिजीज़ है, कोई ऐसा पेस्ट है जो सिर्फ राइस पे होता है। ठीक, अगर मैंने राइस के बाद लगाया वीट, तो जो पेस्ट राइस पे हो रहा है वो जब वीट हम लोग कल्टिवेट कर रहे हैं वो उस पर ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। तो फिर हम लोग जो वीट का सीज़न चल रहा है उस टाइम पे वो पैथोजन क्या होगा या वो पेस्ट क्या होगा, किल हो जाएगा, है ना, वो पैथोजन किल हो जाएगा, तो वो डिसीज़ वीट में नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए क्रॉप रोटेशन हेल्पफुल है कि जब एक क्रॉप ससेप्टिबल होता है एक डिसीज़ के लिए तो दूसरा क्रॉप उसके लिए नहीं होता, और अगर हम लोग नॉन ससेप्टिबल वैरायटी को लगाएं तो वो डिसीज़ ख़त्म हो सकता है। ठीक है, और हर एक जो फूड क्रॉप होता है उसका एक स्पेसिफिक पेस्ट और एक स्पेसिफिक डिसीज़ होता है, तो उससे ओवरकम करने के लिए हम लोग क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, ताकि जब एक ससेप्टिबल वैरायटी फिर उसके बाद हम लोग नॉन ससेप्टिबल वैरायटी लगाएं तो उस पीरियड के बीच में जो पैथोजन है वो किल हो सके। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इन लिस्ट द अबव ग्राउंड लेवल एंड बिलो ग्राउंड लेवल डिजीज सिम्टम ऑन प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट पैथोजेनिक नेमाटोड। जो नेमाटोड है ना, वो जब प्लांट पे अफेक्ट करता है तो ग्राउंड लेवल से ऊपर क्या सिम्टम नज़र आता है और ग्राउंड लेवल से नीचे क्या सिम्टम नज़र आता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो देखते हैं। नेमाटोड सक द सैप ऑफ प्लांट विद द हेल्प ऑफ स्टाइलेट एंड कॉज लीफ डिस्कलरेशन, स्टंटेड ग्रोथ, reduce leaf size and fruit, and lesions on root galls, reduce root system and finally wilting। देखो, अबव ग्राउंड लेवल सिम्टम पूछा गया है, तो इसमें क्या है, कुछ नेमाटोड है वो प्लांट से सैप को सक कर लेता है। ठीक है, लीफ में डिस्कलरेशन हो जाता है, ग्रोथ छोटा रह जाता है, स्टंटेड मतलब छोटा रह जाता है, लीफ का साइज कम हो जाता है। ठीक,
और फ्रूट्स पे लेजन्स बन जाते हैं। फिर बिलो ग्राउंड लेवल सिम्टम जब हम लोग देखते हैं तो रूट पे लेजन्स बन जाते हैं, रूट पे गाल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और जो रूट सिस्टम है वो रिड्यूस्ड हो जाता है और फाइनली हमारा प्लांट अल्टीमेटली क्या हो जाता है, विल्ट हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है वो क्या है ना। तो बाइनरी फिजन इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू, ईच पार्ट कैरिंग वन कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म होता है, फिर ये इसके लेटर स्टेज में क्या होगा, इस तरीके का फॉर्म हो जाता है ना। फिर थर्ड स्टेज में क्या होगा, ये दो में डिवाइड हो जाता है। तो एक ऑर्गेनिज्म से हमारा दो बन गया, इसी को बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन, कि ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और हर में जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो इक्वल, क्योंकि इसमें हमने देखा डिवीज़न है ना, तो इसमें क्या होता है जैसे कि इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है ना, तो एक इधर आ जाता है एक इधर आ जाता है, तो दोनों में इक्वल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। क्लियर है। फिर है हमारे पास पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन, लिस्ट आउट द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन फंजाई। जो फंजाई है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स होते हैं वो अपने को लिस्ट करना है। तो देयर आर थ्री वेज बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दे आर, तीन मेथड्स होते हैं बैक्टीरिया के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, जो कि है पहला ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ट्रांसडक्शन, तीसरा कंजुगेशन। ठीक है, ये हुआ आपका पार्ट सी। फिर हम लोग देखते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज इन प्लांट, क्लासीफाई प्लांट डिसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। सबसे पहले अपने को बताना है कि प्लांट डिसीज़ क्या होता है ना। फिर बेसिस ऑफ अकरेंस मतलब अकरेंस के बेसिस पे प्लांट की डिसीज़ को क्लासीफाई करना है। तो प्लांट डिसीज़ क्या है, plant disease is defined as the rate of local or systemic abnormal physiological functioning of plant resulting from the continuous prolonged irritation caused by phytopathogenic organism। प्लांट डिसीज़ क्या है, ये एक स्टेट मतलब कि लोकल या फिर सिस्टमिक जो अबनॉर्मलिटी होती है प्लांट में, मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग से जब डिफरेंट फंक्शनिंग होता है प्लांट में, है ना, एबनॉर्मल हो रहा है कुछ चीज़, ठीक, एक लॉन्ग टाइम के लिए उसमें इरिटेशन कॉज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट डिसीज़। वो जैसे कि ह्यूमन हेल्थ में जब हम लोग डिसीज़ की बात करें तो किसी भी स्टेट में जब हम लोग अब नॉर्मल फंक्शन करने लगते हैं, है ना, हम लोग को इरिटेशन होता है किसी चीज़ से, वो डिसीज़ है। तो प्लांट के केस में भी सेम है कि जब लॉन्ग टर्म अब नॉर्मलिटी आ जाए, है ना, तो वो क्या होता है, डिसीज़ कहा जाता है। अब हम लोग को क्या बोला गया है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कि अकरेंस के बेसिस पे प्लांट डिसीज़ को क्लासीफाई करना है। तो अकरेंस के बेसिस पे मेनली चार तरीके के होते हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक, पैंडेमिक। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। जो एंडेमिक है वो क्या है, विच आर more or less constantly present from year to year in a moderate to severe form in a particular geographical region, country, district और location। एंडेमिक क्या होता है, जो कि हर साल मतलब कि साल दर साल मॉडरेट फॉर्म से लेके सीवियर फॉर्म तक अकर हो, लेकिन एक पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन में ही वो होगा, चाहे एक कंट्री में हो, चाहे एक डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे एक लोकेशन में हो, है ना, ये होता है एंडेमिक। दूसरा है एपिडेमिक, जिसको हम लोग एपिफाइटोटिक भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, विच अकर वाइडली बट पीरियोडिकली पर्टिकुलरली इन सेवियर फॉर्म, दिस माइट बी occurring in the locality every year but assume severe form only on occasion due to favorable environment condition occurring in some years। एपिडेमिक क्या होते हैं, जैसे कि हमने एंडेमिक में क्या देखा, पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में होता है ना। उसी तरीके से एपिडेमिक क्या होता है, पीरियोडिकली एक सेवियर फॉर्म में ही होता है ये। ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में होगा हर साल, ठीक, लेकिन सीवियर फॉर्म में ये तभी होता है जब इसके लिए कोई फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो। ठीक है,
फिर है हमारे पास स्पोरोडिक। स्पोरोडिक क्या होता है? अकर एट इरेगुलर इंटरवल एंड लोकेशन एंड इन रिलेटिवली फ्यू इंस्टेंस। ये इरेगुलर, जैसे कि हमने ऊपर के दोनों में देखा कि ये ईयर टू ईयर होते हैं, है ना। स्पोरोडिक क्या है? इरेगुलर इंटरवल में होता है और इरेगुलर लोकेशन। इसके लिए जैसे कि हमने सॉरी, एंडेमिक में हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में होगा। जो स्पोरोडिक है ये इरेगुलर लोकेशन में होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है? A disease may be endemic in one region and epidemic in another. When epiphytotics become prevalent throughout a country, continent or the world, the disease may be termed as pandemic. एपिडेमिक और एंडेमिक में हमने क्या देखा कि एक जगह पे पर्टिकुलर, एक जगह पे ये सेवियर फॉर्म में हो के वहाँ पे डिसीज़ कॉज करता है ना। पर जब यही डिसीज़ पूरा ग्लोबल रूप ले ले, पूरे कॉन्टिनेंट में हो जाए, है ना, या पूरे कंट्री में हो जाए, तब हम लोग क्या बोलते हैं? पैंडमिक। जैसे कि जो कोरोना था वो जहाँ से ओरिजिनेट हुआ, है ना, पहले उस लोकेलिटी के लिए वो क्या हुआ? एंडेमिक डिसीज़ हुआ। फिर धीरे धीरे वो पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया, है ना, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, तो ये क्या हुआ? पैंडमिक का रूप ले लिया। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब डिसीज टेट्राहेड्रन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ होस्ट फैक्टर ऑन द डिसीज एपिडेमिक। जो डिसीज टेट्राहेड्रन है वो क्या होता है? ठीक, अ डिसीज पिरामिड और टेट्राहेड्रन विच अलाउज for the addition of the fourth causal factor of disease, human factor, in the disease triangle, because the influence of human activity on disease is pervasive in agriculture and perhaps to a lesser degree in lower input system such as forestry and range management. Susceptible host plant lacking genes for resistance against the pathogen provide the ideal substrate for establishment and development of new infection. Therefore, in the presence of a virulent pathogen and a favorable environment, susceptible host favor the development of disease epidemic. हमने पिछले क्वेश्चन में डिसीज ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है ना, उसमें हम क्या देखे थे? जैसे कि ये हुआ हमारा ये हुआ हमारा डिसीज ट्रायंगल। हमने क्या देखा? होस्ट, पैथोजन, इन्वायरमेंट। जब इसमें थर्ड फैक्टर आ जाए, है ना, थर्ड फैक्टर क्या आ जाए? जैसे कि इसमें थर्ड फैक्टर अगर आ जाता है ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन क्या करते हैं? हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। तो अगर इसमें एक फैक्टर आ जाता है, अगर ये डिसीज ट्रायंगल अलाउ कर रहा है कि इसमें फोर्थ फैक्टर इसको अफेक्ट करे, जैसे कि ये अलाउ करता है ह्यूमन इंटरवेंशन को, तो ये जो ट्रायंगल फिर फॉर्म होता है ये हो जाता है हमारा डिसीज टेट्राहेड्रॉन। जब इसमें 4 फैक्टर एक डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए तो वो क्या हुआ? डिसीज टेट्राहेड्रॉन हुआ। क्लियर है? अब फिर हमको क्या बोला गया था? जो होस्ट फैक्टर है उसको एक्सप्लेन करना है। तो होस्ट फैक्टर क्या करता है? होस्ट फैक्टर पे इसका क्या इफेक्ट होगा? जैसे कि उसमें जो रेजिस्टेंस जीन्स अगर प्रेजेंट नहीं है ना, तो जो पैथोजन है वो क्या करेगा? उसमें इस्टेब्लिश कर लेगा और नया इन्फेक्शन डेवलप कर लेगा। ठीक, इसीलिए जब कोई वायरुलेंट पैथोजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है तो जो होस्ट है वो उसके डेवलपमेंट के लिए फेवर नहीं कर पाता है और फिर कोई भी डिसीज़ एपिडेमिक या एंडेमिक का रूप ले लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। राइट अबाउट द हिस्टोलॉजिकल पोस्ट इन्फेक्शनल डिफेंस विथ सुटेबल डायग्राम। जो पोस्ट इन्फेक्शनल डिफेंस मतलब कि जो इन्फेक्शन हो चुका है उसके बाद के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने को एक्सप्लेन करना है। ठीक, in order to cite infection caused by pathogen or injuries caused by the other means the plant cell and tissue produced by synthesis many substance chemicals which inhibit the growth of causal organism. These substances are generally produced around the site of infection or injury with the main aim of overcoming the problem.
क्वेश्चन के वर्ड्स बहुत टफ यूज़ किए गए हैं, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन जब हम समझते हैं तो बहुत इजी है। पूछा गया है अबाउट द हिस्टोलॉजिकल पोस्ट इन्फेक्शनल डिफेंस, मतलब कि इन्फेक्शन हो चुका है, उसके बाद का डिफेंस क्या होगा। तो क्या होगा आप ही बता सकते हैं इसको, है ना। जब इन्फेक्शन हो गया, पैथोजन उसमें इंजरी कॉज कर दिया, ठीक, तो हमारा जो बॉडी है या फिर प्लांट की जो बॉडी है वो क्या करेगा, कुछ सिंथेसिस क्रिएट करेगा, अपने भी सिंथेसिस करेगा, और सब्सटेंस जैसे केमिकल्स वगैरह हैं वो प्रोड्यूस करेगा उसके अपोजिंग में, ताकि वो क्या करे, उसके ग्रोथ को रेजिस्ट कर सके, ठीक। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो जो हमारा इन्फेक्शन साइट है ऑब्वियस सी बात है उसी के आसपास प्रोड्यूस होगा, तभी इंजरी को रिड्यूस कर पाएगा, है ना। तो ये हुआ हमारा पोस्ट इन्फेक्शनल डिफेंस, ठीक। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंजाइम इन प्लांट डिसीज डेवलपमेंट। प्लांट की डिसीज डेवलपमेंट में एंजाइम्स का क्या रोल होता है, ठीक। Phytopathogen secretes a large number of enzymes which degrade the host protective layer. Thus, the enzymes are chemical weapons of phytopathogen. They enter into the host either through the natural opening, stomata, lenticels, hydrothods, or nectathods, wounds, or mechanically penetrate the host protective layer. जो फाइटोपैथोजेंस होते हैं, है ना, वो लार्ज नंबर में एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक। जो क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर रहता है होस्ट में उसको डिग्रेड कर देता है, ठीक। इसीलिए एंजाइम एक केमिकल वेपन का काम करता है फाइटोपैथोजेंस के लिए। वो कैसे एंटर करता है, तो जो ओपनिंग्स होते हैं जैसे कि स्टोमेटा हो गया, लेंटिसेल्स हो गया, हाइड्रोथॉड्स हो गया, नेक्टाथॉड्स हो गया, इन सब से वो वोन्स के थ्रू एंटर कर जाते हैं और उसके ग्रोथ को, मतलब डिसीज डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हाउ प्लांट पैथोजन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ होस्ट प्लांट, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमने क्या देखा था, आई थिंक ट्रू फॉल्स में देखा था कि जब ऑफ सीजन रहता है तो प्लांट अगर किसी और में सरवाइव करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट होस्ट बोलते हैं। सेम वही जो स्टेटमेंट था वो इसका एग्जाम्पल है, सॉरी इसका आंसर है कि मोस्ट प्लांट पैथोजेनिक फंजाई एंड बैक्टीरिया स्क्लेरोटिनियम एक्सेट्रा सर्वाइव एज सॉइल इनहिबिटर आर सॉइल invader. Many tends for considerable length of time in vascular wilt, causing species of fusarium, absence of the host, verticillium, etc. soil invader. जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन क्या पूछा गया सबसे पहले, तो कि अगर जो प्लांट पैथोजन है वो होस्ट जो है उनके अब्सेंस में किस पे सर्वाइव करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, या तो उसके अल्टरनेट होस्ट में सर्वाइव करेगा, इन केस अगर अल्टरनेट होस्ट भी नहीं प्रेजेंट है तो वो सॉइल में सर्वाइव करते हैं। जैसे कि जो एग्जाम्पल पूछा गया है आपको, जैसे कि जो बैक्टीरियाज हैं, है ना, स्क्लेरोटिनियम वगैरह, ये क्या करते हैं, सॉइल में सर्वाइव करते हैं। फिर जब दोबारा वो क्रॉप हम लोग कल्टीवेट करते हैं, फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो दोबारा जेमिनेट करके अपना नया साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं फ्यूजेरियम, स्क्लेरोटिनियम, वर्टिसिलियम, ये सब क्या हैं, सॉइल इन्वेडर्स, मतलब कि सॉइल में सर्वाइव करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन लिस्ट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिसीज मैनेजमेंट। प्लांट में डिसीज मैनेजमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, ठीक। तो हमारे पास मेनली 5 जनरल प्रिंसिपल है इसके, अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन, रेजिस्टेंस। अब ये होते क्या क्या हैं, सबसे पहले देखते हैं अवॉइडेंस। प्रिवेंट डिसीज बाय सेलेक्टिंग अ टाइम ऑफ द ईयर और अ साइट वेयर देयर इज नो इनोकुलम और वेयर द इन्वायरमेंट इज नॉट फेवरेबल फॉर द इन्फेक्शन। अवॉइडेंस मतलब अवॉइड करता है, वो जो प्लांट है वो उस डिसीज़ को ही अवॉइड करेगा। कैसे अवॉइड करेगा, अब ह्यूमन तो है नहीं कि बगल से कोई चल रहा है हम उसको अवॉइड कर दिए, ऐसा अवॉइडेंस नहीं। ये क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए एक ऐसा टाइम को सेलेक्ट किया जाता है जब उस डिसीज़ का कोई भी इनोकुलम फील्ड में प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि अगर कोई डिसीज़ के लिए, एपिडेमियोलॉजी के बारे में जब हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि एक फेवरेबल कंडीशन पर डिसीज़ ग्रो करते हैं, है ना। तो अगर उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जैसे कोई डिसीज़ जनवरी में अकर हो रहा है पर अपन उसको क्या किए, नवंबर में ही कल्टीवेट कर दिए, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं हो पाएगा ना। इस तरीके से प्लांट क्या करता है, उस डिसीज़ को अवॉइड करता है ताकि इनोकुलम प्रेजेंट ना हो उसका और इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। इन्वायरमेंट उस टाइम पे उस डिसीज़ के लिए फेवरेबल ना हो। क्लियर है। सेकेंड प्रिंसिपल है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन के बारे में भी मैंने आपको पार्ट 1 के ट्रू फॉल्स में बताया था
कि एक्सक्लूजन क्या करता है, प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ इनोकुलम, इनोकुलम के इन्फेक्शन को पूरी तरीके से प्रिवेंट कर देता है इन्फेक्शन से पहले ही। थर्ड है इरेडिकेशन, ये क्या है, एलिमिनेट, डिस्ट्रॉय और इनएक्टिव द इनोकुलम। एक्सक्लूजन में हमने क्या देखा कि उसके अकरिंग से पहले ही वो उसको प्रिवेंट कर देता है, पर अगर किसी केस में वो अकर कर चुका है, आ चुका है, तो इरेडिकेशन के थ्रू हम लोग उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं या इनएक्टिव कर देते हैं। क्लियर है। फोर्थ है प्रोटेक्शन, प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय मीन्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स और सम अदर बैरियर ऑफ इन्फेक्शन। अब अगर केस वो इन्फेक्ट भी कर चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे मैकेनिज्म या फिर टॉक्सिकेंट्स का यूज़ करके उसके लिए बैरियर क्रिएट कर देंगे कि वो इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाए और किल हो जाए। फिफ्थ है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होते हैं, यूटिलाइज कल्टीवर्स दैट आर रेजिस्ट और टॉलरेंट ऑफ इन्फेक्शन। अगर ऐसा केस है, जैसे कि हमने एपिडेमिक एंडेमिक में देखा कि वो ईयर बाय ईयर बार बार अकर करते हैं, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं उन सब का यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन से पहले आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जैसे कि ये आपका लास्ट एग्ज़ाम है, तो आप मेरी वीडियोस के साथ गए उसके लिए थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर योर लास्ट एग्ज़ाम। आई विश यू कुड बी बेस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब प्लांट क्वारंटाइन। प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है, तो क्वारंटाइन टर्म को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप सब इससे अच्छी तरीके से 1-2 साल पहले परिचित हो चुके हैं, है ना। पर प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है, तो प्लांट क्वारंटाइन इज़ अ टेक्निक फॉर इंश्योरिंग डिसीज एंड पेस्ट फ्री प्लांट्स वेयर बाय अ प्लांट इज आइसोलेटेड वाइल टेस्ट आर परफॉर्म टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ प्रॉब्लम। जब कोरोना के टाइम पे क्वारंटाइन किया जाता था, है ना, वो क्यों करते थे, जब अपने को इन्फेक्शन हो गया डिसीज़ का तो हम प्रोटेक्टेड रहें, हमसे वो डिसीज़ और ट्रांसफ़र ना हो, है ना। जब हम क्वारंटाइन होते थे उस पीरियड्स पे हमारी चेकिंग होती थी कि लेवल क्या है। वैसे ही प्लांट क्वारंटाइन है, जब भी कोई प्लांट को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है तो उस प्लांट को कुछ टाइम के लिए क्वारंटाइन रखा जाता है और उस पर सर्च किया जाता है कि उस प्लांट में कोई डिसीज़ तो नहीं है, कोई पेस्ट तो नहीं है ना। फिर उसको क्या करते हैं, आइसोलेट करके उस पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि उनमें जो भी प्रॉब्लम है उसका हम लोग चेक कर सकें। और टेस्ट के बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है तो उसको फील्ड में आने दिया जाता है। ठीक है। और यही प्रॉब्लम हुआ था कि प्लांट क्वारंटाइन नहीं किया गया था और जो वाटर हाइसिंथ है ना, वाटर हाइसिंथ को ऑर्नामेंटल पर्पस से बाहर से लाया गया था, लेकिन वो यहाँ आके वो क्या बन गया, पूरी तरीके से नॉक्सियस वीड बन गया। ठीक, और अब इसको हम लोग रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा है जैसे कि पार्थेनियम जो है ना, जो गाजर घास है, इसको भी ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए बाहर से लाया गया था और प्लांट क्वारंटाइन नहीं किया गया, इस पर टेस्ट परफॉर्म नहीं किया गया और ये भी अब आके नॉक्सियस वीड बन गया है और डिसीज़ कॉजिंग बन गया है। ठीक है, इसीलिए प्लांट क्वारंटाइन क्या है, ज़रूरी है। अब आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बहुत कम लिख के दिया है ना, बट जितना आपको लिखना है मैंने उस सारे वर्ड्स को, उन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है। जैसे कि प्लांट क्वारंटाइन में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी दिए पर मैंने उन्हें यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं किया है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप वर्ड्स पे भी फोकस करें, ना कि सिर्फ जो लिखा है उस पर। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस वॉज योर लास्ट एग्ज़ाम। एंड प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू सो मच।